अक्सर जब हम किसी सरकारी होटल या किसी पुराने पीएसयू के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? हाँ, वही कुछ पुरानी सी इमारतें और बहुत ही धीमी सर्विस। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा ढांचा जो समय के साथ बदलना ही नहीं चाहता। एयर इंडिया या बीएसएनएल का ही उदाहरण ले लीजिए। सही कहा। हम मान लेते हैं कि ये संस्थाएं बस टैक्स पेयर्स के पैसों के सहारे चल रही हैं और इनमें इनोवेशन तो मतलब खत्म ही हो चुका है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस कंपनी के डेटा में गोता लगा रहे हैं, वो इस पूरी छवि को एकदम चकनाचूर कर रही है। अच्छा? हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी आईटीडीसी की। मतलब 1966 में बनी ये कंपनी आज 12% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। अरे वाह! और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये मिलेनियल्स और जेनजी के लिए रणनीतियां बना रही है। ये सच में दिलचस्प है। तो आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ठोस हैं। आईटीडीसी की 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट, केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट और होम न्यूज और ईटी हॉस्पिटैलिटी के आर्टिकल्स और साथ ही आईटीडीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर मुग्धा सिन्हा का वो बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो इंटरव्यू। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि 60 साल पुराना ये सरकारी ढांचा कैसे खुद को एक आधुनिक एसेट लाइट और मुनाफे वाली मशीन में बदल रहा है। क्योंकि ये बदलाव सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है, बल्कि पूरे भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बदलती तस्वीर है। सही कहा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत पैसों से ही करते हैं। क्योंकि दिन के अंत में कंपनी की असली सेहत उसकी बैलेंस शीट से ही पता चलता है। हाँ। और यहीं पे मैं थोड़ा उलझ गया हूँ। मतलब सही न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि चौथी तिमाही यानी Q4 में आईटीडीसी का रेवेन्यू लगभग 30% गिर गया। लेकिन उनका मुनाफा 12.9% बढ़ गया। मतलब ये कैसे? अगर आप अपने होटल बंद कर रहे हैं तो क्या ये नाकामी छुपाने का तरीका नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसे कॉर्पोरेट जगत में एसेट लाइट रणनीति कहते हैं। एसेट लाइट? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा घर है जिसके कई कमरों का आप इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। लेकिन उनकी सफाई और मेंटेनेंस पर हर महीने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ, वो तो है। अब अगर आप उन कमरों को बंद कर दें या किराए पर दे दें, तो आपकी कुल कमाई शायद कम दिखे, लेकिन आपका जो खर्च है वो एकदम से घट जाएगा ना। ओहो, मतलब हाथ में बचने वाला पैसा अचानक बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। आईटीडीसी ठीक यही कर रहा है। वे उन नॉन कोर होटल से बाहर निकल रहे हैं जो लगातार घाटे में थे और कंपनी का खून चूस रहे थे। समझ गया। यानी सारा खेल उस डेड वेट को हटाने का है। बिल्कुल। जब आप गैर जरूरी होटल्स का विनिवेश करते हैं तो रेवेन्यू गिरता हुआ लगता है, लेकिन वो सारा पैसा जो घाटे में जा रहा था वो सीधे प्रॉफिट बन जाता है। तो अगर हम पूरे साल के आंकड़े देखें तो ये रणनीति एकदम काम करती दिख रही है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऑपरेशन से उनका रेवेन्यू 565 करोड़ रुपए रहा। जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। हाँ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी में तो 25% का जंप आया है। अब ये 82 करोड़ से भी ऊपर हो गया है। और इन आंकड़ों के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। वो क्या? आईटीडीसी पर आज की तारीख में बाहर का एक भी रुपया कर्ज नहीं है। 0 एक्सटर्नल डेट। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उनके पास 218 करोड़ रुपए का फ्री कैश रिजर्व पड़ा है। इसी वजह से केयर रेटिंग्स ने इन्हें A1+ की शानदार रेटिंग दी है। मतलब कल को अगर उन्हें कोई बड़ा रेनोवेशन करना हो तो उन्हें बैंकों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हैं। ये मजबूती तो सच में इम्प्रेसिव है, लेकिन मुनाफा सिर्फ पैसे बचाने से नहीं आता ना, पैसे कमाने भी पड़ते हैं। सही बात है। तो वो कौन से इंजन हैं जो इस ग्रोथ को खींच रहे हैं? जब मैं सोर्सेस देख रहा था तो एक चीज ने मुझे बहुत चौंकाया, अशोक इवेंट्स। हाँ, उनका इवेंट मैनेजमेंट डिवीजन। मुझे तो ये सिर्फ एक इवेंट प्लानर नहीं बल्कि सरकार के लिए एक जायंट बैकस्टेज मैनेजर जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सटीक एनालॉजी दी है। अगर आप देखें तो अशोक इवेंट्स का टर्नओवर 106 करोड़ से सीधे 153 करोड़ पार कर गया है। मतलब इतना बड़ा जंप? हाँ, क्योंकि जब सरकार G20 जैसे ग्लोबल आयोजन करती है या भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे नए मेगा वेन्यूज का उद्घाटन होता है, तो उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए होता है। बिल्कुल। एक प्राइवेट कंपनी के साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस में अड़चने आ सकती हैं, लेकिन आईटीडीसी तो घर की ही कंपनी है ना। हाँ, और सिर्फ देश में ही नहीं, रिपोर्ट में था कि इन्होंने अबू धाबी, म्यूनिख और काहिरा में भी इंटरनेशनल पवेलियन डिजाइन किए हैं। देखिए, यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है।
जब अशोक इवेंट्स कोई बड़ा सरकारी आयोजन करता है तो वीआईपी डेलीगेट्स कहाँ ठहरते हैं? उनके होटल्स में। एग्जैक्टली। इसका सीधा फायदा उनके होटल डिवीजन को मिलता है। अच्छा, तभी उनके फ्लैगशिप अशोक होटल ने इस साल अपना अब तक का सबसे ज्यादा टर्नओवर दर्ज किया है, 210 करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, और सिर्फ डेलीगेट्स ही नहीं, पेरिस ओलंपिक 2024 का पूरा भारतीय दल भी रवाना होने से पहले अशोक होटल में ही ठहरा था। हाँ, मैंने पढ़ा था ये। लेकिन एक सरकारी होटल में ओलंपिक टीम क्यों? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तगड़ा है। सैकड़ों एथलीट्स को बिना किसी मीडिया लीक के ठहराना हो तो अशोक होटल बेस्ट है। ये तो है। और एक और शिफ्ट जो मुझे दिखा वो था वेड इन इंडिया इनिशिएटिव। हाँ, शादियों वाला फोकस। मतलब सरकारी होटल्स में शादियां, रिपोर्ट कहती है थे अशोक कन्वेंशन हॉल में 133 शादियां और फंक्शंस हुए हैं। ये कैसा मुमकिन हुआ? देखिए, भारत में वेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अशोक होटल के पास जो विशाल लॉन और स्पेस है वो दिल्ली के बहुत कम प्राइवेट होटल्स के पास है। हाँ, दिल्ली के बीचों बीच इतना बड़ा स्पेस मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। और सिर्फ अशोक ही नहीं, उनके होटल सम्राट को भी लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है, यानी पुरानी बिल्डिंग भी सस्टेनेबल हो सकती है। और एक और छुपा हुआ कमाई का जरिया दिखा मुझे, उनका ड्यूटी फ्री डिवीजन। हाँ, अशोक इंटरनेशनल ट्रेड। बंदरगाहों और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से उन्होंने 13 करोड़ रुपए कमाए हैं। क्रूज टूरिज्म बढ़ रहा है तो ये तो सोने की खान है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो आईटीडीसी अब सिर्फ होटल नहीं चला रहा है, वो इवेंट्स कर रहे हैं, शादियां होस्ट कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री चला रहे हैं। मतलब एक वर्टिकल दूसरे को फीड कर रहा है। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, वर्तमान अच्छा है, लेकिन वो सवाल जो मुझे परेशान कर रहा है, बताइए। 60 साल पुरानी ये कंपनी भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है? मतलब आज के जेनजी ग्राहकों की भाषा बोलना तो इंजन बदलने जैसा काम है। ये सच में एक बड़ा चैलेंज है। जब मैंने एमडी मुग्धा सिन्हा का इंटरव्यू देखा तो उसमें एक शब्द था ऑप्टिमम स्लीप टूरिज्म। एक सरकारी रिपोर्ट में ये सुन के मैं सच में चौंक गया। ये आज के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्रेंड है। ये है क्या असल में? देखिए, इसका मतलब है कि होटल अब सिर्फ कमरा नहीं बेच रहे, वो नींद बेच रहे हैं। नींद बेच रहे हैं? हाँ, कमरों का अकॉस्टिक इंसुलेशन ऐसा होता है कि बाहर की आवाज ना आए, लाइटिंग आपके स्लीप साइकिल के हिसाब से होती है और पिलो मेन्यू तक कस्टमाइज्ड होता है। अरे वाह, एक पीएसयू का इस लेवल की माइक्रो डिटेलिंग पर सोचना सच में मॉडर्न अप्रोच है। और मुग्धा सिन्हा ने एक और बात कही थी कि अनुभव ऑथेंटिक इंडियन होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड ग्लोबल होना चाहिए। मतलब लॉबी में भारतीय संस्कृति की महक हो, लेकिन सर्विस किसी इंटरनेशनल 5 स्टार जैसी हो। बिल्कुल। और इसका असर उनके अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स यानी एटीटी डिवीजन पर भी दिख रहा है, जहां 38% की ग्रोथ हुई है। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेक माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप जैसी बड़ी ओटीएस के साथ पार्टनरशिप कर लिया। सही बात है। आज का युवा सरकारी वेबसाइट पे थोड़ी जाएगा बुकिंग करने। बिल्कुल नहीं, वो तो वहीं से बुक करेगा जहाँ हमेशा करता है। और तकनीक के साथ साथ वे प्राइवेट प्लेयर्स की एक्सपर्टीज का भी फायदा उठा रहे हैं, जैसे महाकुंभ 2025 का प्रोजेक्ट। हाँ, एटीटी डिवीजन को वहाँ लग्जरी टेंट लगाने का प्रोजेक्ट मिला ना। हाँ, और वो इसे जेनिथ लीजर हॉलीडेज लिमिटेड के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये स्मार्ट है। उनके पास सरकारी पहुंच है, लेकिन काम जल्दी करने की फुर्ती प्राइवेट प्लेयर के पास होती है। एग्जैक्टली। यही तो उनकी नई एसेट लाइट अप्रोच का हिस्सा है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक विश्लेषक होने के नाते मेरी नजर उन बारीक अक्षरों पर भी जाती है। हाँ, बैलेंस शीट की वो छिपी हुई डिटेल्स। बिल्कुल। ऑडिटर्स की कुछ बहुत ही तीखी टिप्पणियां हैं। चलिए उस धूल को भी साफ करते हैं। कैग और ऑडिटर्स ने कुछ लाल झंडियां तो दिखाई हैं। सबसे बड़ी चिंता एमएसएमई पेमेंट्स को लेकर है। हाँ, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि एमएसएमई वेंडर्स को पेमेंट में देरी हुई है और ब्याज का डेटा ही नहीं है। छोटे बिजनेस के लिए तो ये जानलेवा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नजरिए से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक और आंकड़ा है जो चौंकाता है। वो कौन सा? SC/ST उद्यमियों से उनका प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी बिल्कुल शून्य रही है। शून्य? लेकिन पीएसयू के लिए तो एक तय कोटा होता है ना नियमों के तहत। हाँ, इसीलिए ऑडिटर्स ने इसे खास तौर पे हाईलाइट किया है। इसके अलावा एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का भी मसला है। वो कोविड वाला मामला। हाँ, 2020-21 में लाइसेंसियों से जो लगभग 13 करोड़ रुपए की फीस लेनी थी, उसका इनवॉइस ही जनरेट नहीं हुआ। मतलब आपने सर्विस दे दी, आपकी कमाई बन गई, लेकिन आपने बिल ही नहीं फाड़ा। बिल्कुल, ये वही लाल फीताशाही है जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और महाकुंभ प्रोजेक्ट पर भी तो ऑडिटर ने कहा है कि सिर्फ अंतरिम सीए रिपोर्ट के आधार पर हिसाब हुआ है, फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार है। हाँ,
तो जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो मुनाफे के आंकड़े बदल भी सकते हैं। ये एक अनिश्चितता है। और कानूनी विवाद भी तो है, वो एनडीएमसी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स वाला मामला। 98 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स विवाद जो हाई कोर्ट में चल रहा है। ये तो बहुत भारी भरकम अमाउंट है। इसीलिए तो आईटीडीसी विनिवेश प्लान को इतनी तेजी से लागू कर रहा है। उन्हें इस पुराने सिस्टम से बाहर निकलना ही होगा। विनिवेश की बात करें तो रांची, पंजाब, पुडुचेरी और जम्मू अशोक जैसे होटलों को या तो बंद किया जा रहा है या राज्यों को वापस दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि कई जगह लीज खत्म हो रही हैं और राज्य सरकारें रिन्यू नहीं कर रही। उन्हें अपनी जमीन खुद इस्तेमाल करनी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो वो दीपम वाली है ना, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हलचल मचा रही है। हाँ, वो अशोक और सम्राट होटल के लिए 7,500 करोड़ का मोनेटाइजेशन प्लान। इसमें ओएमडीए मॉडल का जिक्र है, 30+30 साल की लीज पर प्राइवेट प्लेयर्स को देना। ये मॉडल काम कैसे करता है? देखिए, सरकार इन होटलों को बेचना नहीं चाहती क्योंकि ये लुटियंस दिल्ली की बेशकीमती जमीन है। ओनरशिप तो सरकार को ही रखनी है। हाँ, लेकिन इन 60 साल पुरानी इमारतों को मॉडर्न 7 स्टार बनाने के लिए जो हजारों करोड़ का निवेश चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर ही ला सकता है। इसीलिए 60 साल की लंबी लीज दी जा रही है। बिल्कुल। कोई भी कंपनी करोड़ों रुपए तब तक नहीं लगाएगी जब तक उसे भरोसा ना हो कि अगले 50-60 साल तक वो अपना मुनाफा वसूल सकती है। सही बात है। तो आखिर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? बताइए आप। एक तरफ 12% रूट और स्लीप टूरिज्म जैसी फ्यूचर रेडी बातें हैं, इवेंट्स और ड्यूटी फ्री से पैसा आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 98 करोड़ के टैक्स विवाद हैं और अपने ही सबसे आइकॉनिक होटलों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की योजना है। देखिए, यहाँ से एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर आईटीडीसी अपने सबसे मशहूर होटल्स प्राइवेट कंपनियों को दे देता है और खुद सिर्फ एक एसेट लाइट कंपनी बनकर बैकग्राउंड में इवेंट मैनेजमेंट करता है, तो क्या आने वाले समय में एक टूरिस्ट के लिए आईटीडीसी की वो ऐतिहासिक पहचान खत्म नहीं हो जाएगी? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। आज लोग अशोक होटल को आईटीडीसी के चेहरे के रूप में ही जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक शानदार होटल ब्रांड का अंत है या फिर एक बहुत ही स्मार्ट और मुनाफे वाले बैकएंड सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उसका नया जन्म है। मतलब पुरानी शानो शौकत से ज्यादा बैलेंस शीट की मजबूती से प्यार। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब तो कॉर्पोरेट इतिहास ही तय करेगा। क्या हम एक युग का अंत देख रहे हैं या एक नई स्मार्ट शुरुआत? ये पुरानी छवि टूट तो रही है, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी ये वक्त ही बताएगा। सही कहा। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जुड़ने के लिए धन्यवाद और इस बदलते हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर अपनी विश्लेषक वाली पैनी नजर बनाए रखें।